अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमती पॉलिसीज़ तो आप और मेरे हम सब के सामने हैं, अवामी रद्द-ए-अमल भी हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इस पर जो क्रेडिबल पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी अपनी अपनी राय है। इनिशिएटिव्स तो बहुत ज़्यादा ले लिए गए हैं, लेकिन जो सहूलती चीज़ें थी हमारी आवाम के लिए, उन पर पंजाब हुकूमत के अब प्लान जो हैं वो डिफरेंट हैं। फ़िलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास वो आप तक पहुँचाऊँ मैं। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि चंद ही दिन पहले 8 रुपये, 8.5 रुपये पेट्रोल और तकरीबन 15 रुपये के करीब डीज़ल महंगा किया गया। मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया लास्ट वीक, और उस पर भी डेफिनेटली एक अवामी रद्द-ए-अमल थोड़ा देखने में आया। लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया है कि ये ज़्यादा है, मतलब इतना बड़ा जंप अगर आप पेट्रोल की मसनूआत में करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन उसमें कहते हैं कि सोने पर सुहागे वाली बात है, और सोने पर सुहागे वाली बात ये है कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर जनाब दोबारा से फिर जो कीमतें हैं पेट्रोल की उनको बढ़ा दिया गया, डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया गया, जो कि अब बर्दाश्त से जो है वो बालातर वाली चीज़ है। और अवामी थॉट और सोच क्या है ये आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया गया। 5 रुपये 36 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, और हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे के इजाफे के बाद 284 रुपये और 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे और पेट्रोलियम पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। इससे कबल 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि हाई स्पीड डीजल में 10 रुपये 39 पैसे में इजाफा जो किया गया था। ये हमारी आज के प्रोग्राम की बेसिक जो टॉपिक है वो आपसे मैंने शेयर कर लिया है। जो बेसिक मालूमात आपसे शेयर की है कि एक तो हम कोशिश करेंगे हमारे फैसलाबाद के जो क्रेडिबल लोग हैं, जो सियासी पार्टी से भी जिनका ताल्लुक है और जो गैर सियासी भी है लेकिन क्रेडिबल हैं, और उनकी बात की एक लॉजिक है और वो बात हुकाम बाला तक पहुंचनी चाहिए। हम उनसे मुलाकात करेंगे और इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है उसका विजन, उसका फोकस वो कहाँ देखते हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं आने वाले वक्त में पंजाब हुकूमत को वो कहाँ देखते हैं, कहाँ रेट करते हैं, और जो अवामी सपोर्ट और रद्द-ए-अमल है वो उसका क्या वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आने वाले वक्त में, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो सहूलतें दी गई थी हमारी पाकिस्तानी अवाम को, वो सहूलतें तो ले ली गई हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स पे इनिशिएटिव्स जो है वो दिए जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स पे डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में से ही डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक तो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट शख्सियत से मुलाकात करेंगे, और जिस तरह से प्रोग्राम के पिछले हिस्से में मैंने बताया कि हालात जिस तरह से ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो इन हालात पर बात होना और ये बात हुकाम बाला तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जिन शख्सियत से मुलाकात आज के प्रोग्राम में होगी, ये वो शख्सियत है जिनकी एक तो क्रेडिबिलिटी है, जिनका एक असर रसूख अपनी आवाम पर बड़ा पॉजिटिव है, और जो हमेशा हुकूमत के बारे में अगर अच्छी चीज़ होती है तो उस पर भी बात करते हैं, और अगर तनकीद भी करनी हो तो बिला तनकीद भी बात टेबल पर रखते हैं। हमारे साथ राव सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। इसके अलावा आप ग्रुप लीडर फैसलाबाद हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट कॉर्पोरेशन है, और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी ट्रेड विंग फैसलाबाद। सर को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। अक्सर और बेशतर मुलाकात होती है, आज एक बार फिर से हम टेबल पर कुछ चीज़ें लेकर सर से मुलाकात करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? सर, हालात बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी है, मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, बेहतरी नहीं नज़र आ रही, ख़राबी नज़र आ रही है। सबसे पहले थोड़ा ओवरऑल इस पर ज़रा बताइए मुझे, क्या कहेंगे? देखें, एक्चुअल ये है, एक है आप क्या असलाह करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट क्या है। एक है कि आप लोगों में पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं, फिर आप उस तरह के आर्टिफिशियल्स काम करेंगे कि लोगों को नज़र आए। वो आप मीडिया का सहारा लेंगे, आप सोशल मीडिया का लेंगे, आप प्रिंट मीडिया का लेंगे, अखबारात और इन चीज़ों को, इश्तहारात को आप प्रेफर करेंगे। एक है कि आप रियलिटी बेस पे काम करें। अच्छा, काम जो है वो कभी छुपा नहीं रहता, और ख़ास करके हुक्मरानों का जो भी आप करेंगे लोगों को नज़र आएगा, आप बेहतरी करें। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में जिसने भी काम किया ना वो नज़र आया। मसलन परवेज़ लाई एक CM पंजाब थे, उनके दौर में 5 सिग्नेचर उनके प्रोजेक्ट हैं
तो आज भी नज़र आते हैं उन लोगों की। अब लोग उनकी बात भी करते हैं। आप ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें 1122 होगी, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस होगी, जिसमें आपने वार्डन्स ले किया है, जिसमें आपने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे कार्डियोलॉजी FIC बनाए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको लोग आज भी देख भी रहे हैं, मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और उसके लिए आपको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। हर वो बंदा जो कार्डियक पेशेंट है, वो जब वहाँ जाता है तो वो कहता है जी या अल्लाह ये फ़लाँ हुक्मरान ने बनाया वो आपका। जब भी 1122 गुजरती है हॉर्न बजाते हुए, तो लोग समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसका है। मैं इसमें सिकंदर खान साहब एक बात करूंगा कि इस पर लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड है। मतलब आपको कोई मसला हो जाए, आपको पता है कि 1122 को कॉल करनी है, आप अपने रिश्तेदार को फ़ोन नहीं करते, घर वालों को फ़ोन नहीं करते, आप 1122 को कॉल करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको हार्ट का कोई इशू, जैसे आपने भी हवाला दिया है, तो लोग सबसे पहले कार्डियक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखें, अगर आप बात करें प्रोग्राम्स की, तो हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, प्रोग्राम्स की बौछार कर दी है। मतलब इतने इंसेंटिव्स दे दिए हैं कि आप के हिस्ट्री में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। भाई वन आप करते जाएं हैरान साहब, तो मैं उसका जवाब दूं। कौन सा ऐसा? चले मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, ये अभी रिसेंट का ही वाक़या है, जैसे कि अभी ग्रीन ट्रैक्टर्स किसानों को दिए गए हैं, बहुत शोर मचाया, बड़ी तकलीफ में रहे किसान, आज भी तकलीफ में है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी आउटपुट नहीं है। तो वो एक तकलीफ रही। हाँ, हुकूमत ने ये इनिशिएट किया कि एक तो फ्री ट्रैक्टर 1000 लोगों को, जो ग्रीन ट्रैक्टर हैं, वो अभी गुज़श्ता दिनों की ही बात है कि वो तकसीम हो रहे हैं। बाकायदा बैलेटिंग हुई है। जिन लोगों ने 12.5 एकड़ से ऊपर की काश्तकारी की, उनको ग्रीन ट्रैक्टर्स फ्री में दिए गए 1000 बंदे को, और मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोगों ने इसमें बाकायदा बैलेटिंग के लिए अपने फॉर्म भी भरे होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये भी तो एक अच्छी चीज़ है। मैं बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब भी, आंसर भी दूंगा। उसमें सबसे पहले आपने 14 करोड़ का ये सूबा है जहाँ पे 70% तकरीबन 10 करोड़ लोग वाबस्ता हैं आपके एग्रीकल्चर शोबे से। अब वहाँ पे आप देखें कि पहले उसकी कीमत कितनी चुकाई उन लोगों ने। आप 1000 ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, मैं 10 करोड़ लोगों की बात करता हूँ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। अच्छा, उसमें 4-5 हज़ार रुपये फ़ी मन वाली गंदम आपने 1800 में बकवा दी उनकी। अब 3200 रुपया, 2000 रुपया पर मन उनको आपने घाटा डाल दिया स्टार्ट होते ही। पहले तो ये है कि वो आपकी उनके साथ जो हुआ, अब उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, मसलन बेकरी पे जितनी आइटम्स हैं, मैदे की हैं, सब हैं, वो पहले से बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था ना कि 8000 मैदे की बोरी तब थी जब गंदम 4000 रुपये मन थी, तो वो गंदम की बोरी होगी 2500-3000 की। लेकिन उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था कि आप जब कन्फेक्शनरी का, जब आप बेकरी का सामान लेते हो तो उसकी कीमत भी आधी हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। एक नंबर। अब जब आप पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई स्कीम लॉन्च करते हो कि ये हम इंसेंटिव देंगे। अच्छा देखें, अब जो ट्रैक्टर की इन्होंने अनाउंसमेंट किया, वो इन्होंने रखा है जी कि हम 1000 लोगों को ट्रैक्टर देंगे, ग्रीन फ्री देंगे। अब ट्रैक्टर 2 तरह के हैं, एक ट्रैक्टर 25 लाख रुपए का आ रहा है, एक 34 लाख का आ रहा है। आपने 25 लाख वाला जो है वो ट्रैक्टर देना है इनको। अब 1000 लोगों को दें तो आपका बनता है 2.5 अरब रुपया। आपने 5000 रुपया उसकी फॉर्म फीस रख ली। 8 लाख लोगों ने, 8 ये रफली है, इससे ज़्यादा हो सकती है, ये मैं आपको बताऊं, अगर आप इनसे फिगर ले लें, 8 लाख लोगों ने अगर अप्लाई किया हो तो ये बनता है 4 अरब रुपया। आपने तो 1.5 अरब और कमा लिया, और उसमें से ये लॉटरी स्कीम है। राणा साहब, मैं 100% कह रहा हूँ ये लॉटरी स्कीमें होती हैं, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं चलता। अब आपने गवर्नमेंट का भी पैसा पता नहीं कहाँ ले जाना है, तो वो जो 1.5 अरब रुपया लोगों का आपने इकट्ठा किया है, उस अजाफी रकम से वो कहाँ जाना है? इसका तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट राव साहब लोगों को नजर आ रहा था, लेकिन आपने बात का वो चेहरा जो है ना बदल दिया है। देखें, ये कहते हैं कि हमने कोई फार्म फीस नहीं रखी, नॉट एट ऑल, ज़ीरो है। तो मैं आपको कहता जी बिल्कुल सही है, ये गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे रही है। भाईजान, यहाँ पाकिस्तान में आपने पुलिस की 100 नौकरी आप अनाउंस करो, ये मैं आप नौकरी,
ये तो 25 लाख का ट्रैक्टर है, 10 करोड़ आबादी इससे वो बसता है, करोड़ों लोग ये अपना जिम्मेदार हैं। 100 पुलिस वाले की भर्ती के लिए 40,000 बंदा यहाँ अप्लाई करता है, याद है कि नहीं है? 2 पीएन की असामियों के लिए पीएचडी लोग जो हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में धक्के लगा। उस मुल्क में, उस सूबे में, उस लोगों के रहन सहन के अंदर ये मैंने बहुत छोटी तादाद आपके साथ रखी है कि 8 लाख आप लगा लें तो ये 4 अरब रुपया बन जाता है। 4 अरब रुपए में से आपने दिया 2.5 अरब, 1.5 अरब तो आपने कमाई कर ली। ये हैं हमारी स्कीमें, ये हैं हम जो अगर फ़ायदा देना हो तो आप कहें जी विदाउट फार्म फीस है, और जो एप्लीकेंट जो है सक्सेस हो जाएगा उसको हम दे देंगे। फिर तो बंदा कहे जी ये है, जब आपने ये रखा है तो यहाँ अप्लाई तो पूरा मुल्क करता है फिर। तो इसलिए ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें मैं आपको कह सकूँगा आप इससे इसका पॉजिटिव वाइब नहीं ले रहे। पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप फॉर्म फीस ना लोगों से इकट्ठा करते, जब आपने लोगों का ही पैसा उनके ऊपर आधा खर्च किया, आधा आपने सेव किया है, तो मैं किस तरह उसको पॉजिटिव ले लूँ। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबरें ब्रेक जान जाते हैं, वापस आते हैं और राव सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक अहम टॉपिक पर डिस्कशन है और वो हमारा टॉपिक है कि पंजाब हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ और जितनी स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, एक तरफ अगर इस बहुत एक अच्छा एक वबा क्रिएट हो रही है, बड़ा पॉजिटिव लोगों को एक इमेज दिखाया जा रहा है, तो तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसका चेहरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उस पर बात कर रहे हैं हम आज के हमारे प्रोग्राम से रेलिवेंट शख्सियात से। ब्रेक जम जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ में। खबरें वापस आ चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हुकूमती पॉलिसीज़ पर डिस्कशन हो रही है। राव सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। पिछले हिस्से पे तो हमने जो स्कीम्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करी है उस पर एक इजहार ख्याल हमने सिकंदर खान साहब का लिया है। अभी हम थोड़ा बात करेंगे जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब चले गए। अच्छा सिकंदर खान साहब, देखिए आपने पूरे सारे दौर देखे होंगे, आपने मुशर्रफ दौर भी देखा, ठीक है, आपने ज़िया दौर भी, उसके बारे में भी आप यकीनन जानते होंगे। उसके बाद फिर नून लीग के दौर कई दफ़ा है, PTI आई, अब फिर नून लीग का दौर है। कौन सा दौर आपको लगता है कि जो दौर हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा बेहतरीन दौर रहा है? मैं नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों के होते हुए यही सारे लोग हैं, इनकी औलादें यार, पहले इनके बड़े होते थे MNA MPA, फिर इनके बाप आ गए, अब ये खुद आ गए, अब नई नस्ल तैयार कर रहे हैं। वही हुक्मरान है, वही जो ब्यूरोक्रेसी के ख़ानदान है वही है। आप इनसे अलग हो के कोई बंदा आगे आ ही नहीं सकता। इतनी महंगी सियासत कर दिया है, आपस में रिश्तेदारियाँ इनकी इतनी ज़्यादा हो गई। आप किसी एक का रिश्तेदार ढूंढ लें MNA MPA का, वो 20 बंदे उसके आपको ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे। तो ये तब्दीली कोई नहीं है। तब्दीली क्या है कि हम 47 में हुए, हमारे से 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, और चाइना कहाँ है? ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये उसके 10% भी हमें ले जाते तो हम कहते जी आपने इस मुल्क को संवार दिया। अच्छा, अब पूरी दुनिया में खान साहब पेट्रोल सस्ता है। पहले तो ये रोते रहे कि जी पूरी दुनिया में महंगा है तो हमें भी महंगा देना पड़ता है, बैरल महंगे हैं तो हमें भी महंगा देना पड़ता है। अब सस्ता है लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अभी अब देखें बैक टू बैक 8 रुपये और 5 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी मेरे ख्याल से ये एक बड़ा चेंज है। मतलब 12-13 रुपये 14 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाना, को 25-30 रुपये डीजल में बढ़ जाना। आप ये सारी सूरत हाल कहाँ पर आपको नज़र आती है अवामी, अगर आप अवामी नुमाइंदे बनकर बात करें? देखें, अवाम इस वक्त इस तरह बेहिस हो चुकी है खुद ही। उसकी वजह क्या है? अवाम की सुनता कौन है? अवाम की कौन सुनता है? 8 फरवरी 2025 को लोगों ने एक फ़ैसला दिया। मेरा तल्लक जमात इस्लामी से है, मैं खुद कैंडिडेट था MNA का, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे हलके में लोगों ने 99% वोट डाला PTI को, तो वो लोग जीत गए। अब जिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ उनके साथ जो हुआ 47 फार्म जब आ गया, लोग इसलिए अब बात ही नहीं करते कि यार हमारी तब नहीं सुनी गई। आपने फिर राइट दिया, एक बात है, आपने राइट दिया कि ये फैसला आप कर सकते हो। वो जब डब्बे में फैसला डालने के लिए गया तो उसका फैसला माना ही नहीं गया। तो अब वैसे अब लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? जब लोगों को ख़तरा हो कि मेरी बात सुनी भी नहीं जाएगी, ऊपर से मेरे ऊपर शायद कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मैं अपने घर से ही चला जाऊं,
तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने अभी देखा सर्विसेज, गवर्नमेंट का क्या काम, ये सर्विसेज प्रोवाइडर लोग होते हैं। गवर्नमेंट रियासत होती है, रियासत क्या है, वो माँ की तरह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करे। नंबर 1, यहाँ यूटिलिटी स्टोर कब बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाए। क्यों बनाए? लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि रिलीफ मिले, और रिलीफ मिलता था। आपने उसको बेहतर करने की बजाय, आपने वहाँ से करप्शन ख़त्म करने की बजाय, आपने उसको सिस्टम में बेहतरी लाने की बजाय आपने उसको बंद किया। अच्छा, अभी गैस आज से 2 साल पहले हमें सबको 24 आवर मिलती थी, 24 घंटे मिलती थी, और सस्ती सस्ती थी। 300, 400, 500 बिल होता था उसका गर्मियों में। किसी गरीब आदमी का बिल देख लें आप, 20,000, 15,000, 10,000 से बिल कम नहीं है। और ऊपर से गर्मियों में और ऊपर से 18 घंटे गैस बंद रख के 6 घंटे सप्लाई दे के बिल उससे 100 गुना ज़्यादा यार, 200 गुना ज़्यादा। बिजली देख लें आप, वो भी ऐसे ही है। आप सेहत कार्ड भी अभी रिसेंटली जो है वो उसको भी बंद कर दिया गया। सेहत कार्ड इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए सहूलत थी। अच्छा, जहाँ पे आप कहते हो जी कुछ हॉस्पिटल्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने बदयांती की या उससे पैसा बनाया, भैया आप उनको पकड़ो। आप उनको पकड़ने की बजाय, आप सिस्टम को बेहतर करने की बजाय, आप गरीब अवाम 14 करोड़ के लोगों को आपने उस सहूलत से फौरन, भाईजान आप जाए ना जी। अच्छा, आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जितने बड़े टेस्ट हैं वो होते ही नहीं हैं। MRI, CT स्कैन, ये तमाम मशीनें हर वक्त ख़राब रहती हैं, और इनके जो टेस्ट हैं वो 20,000, 30,000 रुपये प्राइवेट जगह से करवाने पड़ते हैं। तो ये आप कर क्या रहे हो? बुनियादी हेल्थ यूनिट आपने ठेके पे दे दिए कि जी आप जाने और आपका काम जाने। फ्री दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती। अभी CM साहबा ने पाकपतन में जाके देखा नहीं है, तो लोगों ने वहाँ वावेला किया जी हमें तो दवाई सारी बाज़ार से लानी पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि ये अभी एक और हॉस्पिटल में उन्होंने यही किया। ये मैं कहता हूँ कि CM का काम ही नहीं है, ये जो उस ज़िले का ज़िम्मेदार है हेल्थ ऑफिसर, ये उसकी ड्यूटी है। अगर कहीं पे नेग्लिजेंसी हो रही है तो उसको आप निशाना इबरत बनाएं। अच्छा खान साहब, इंडियन के ब्रेक की जानिब जाएं। हुकूमत के सारे इकदाम, पॉलिसीज़, इनिशिएटिव सारी दुनिया के सामने है, और उसका कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी सभी बखूबी जानते हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत किस जानिब जा रही है जो अभी हालात हमें देखने और समझने में आ रहे हैं? देखें जी, हमें किसी और सूबे का तो पता नहीं है, यहाँ हम अखबारात में, इश्तहारात में, हर जगह पे नंबर 1 हुकूमत। इसमें तो कोई तशहीर के हवाले से बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं। परफॉर्मेंस यार, आओ, ये आपका सिटी 41 का ऑफिस है, उसके बाहर ना अभी उन्होंने रेडी वालों के लिए वो बनाए हैं डब्बे से, हाँ जी, वो आके देखें। वो 50,000 रुपया फ़ी मांग रहे हैं, आप देखें उसमें लगा क्या है। और यार आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ? उनसे भी आप 50, अच्छा जब वो 50,000 देगा तो फिर वो लोगों को लूटेगा नहीं, वो क्या करेगा? एजुकेशन आपने ठेके पे दे दी, हेल्थ आपने ठेके पे दे दी, ये चीज़ें यहाँ कर रहे हैं, नई नई फोर्सेस बना रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, वो कहाँ गए हैं? आपने, उनका हेड था जलई अपना DC, आपने DC से क्यों नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं कंट्रोल? आप नई एक पीरा बना दी है पंजाब में, एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई है, वो ब्लैक वर्दियाँ। अब तो आप जिधर निकलेंगे आपको ये लोग नजर आएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा एक बात और है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अपना कोई कीमतों का तयन नहीं है। क्या हमने कीमतों का तयन सिर्फ ये रख लिया है कि फ्रूट होना चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए, इन्हीं पे हमने फोकस रखा है? माशरे में और चीज़ें नहीं हैं। एक तरफ कोई 50,000 फ़ी बच्चा स्कूल में फ़ीस ले रहा है, और आपने नेशनल लेवल पे 100 के करीब ऐसे इदारों को एग्जम्पशन दी है टैक्स से जो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे थे। एक तरफ आप गरीब का वो स्कूल जिसमें आपने उसे सहूलियात देनी थी, आप हमें बताते। आप स्कूल जब डिसऑन कर रहे हो, ये डिसऑन है, आप ऑन करते। आप कहते जी इतने स्कूल थे,
ये हमने इनको अपग्रेड किया है। ये प्राइमरी से हमने मिडिल किया, मिडिल से हमने हाई किया, हाई को हमने कॉलेज किया। और वहाँ पे इस स्कूल में, इस फैसलाबाद में इतने स्कूलों को हमने इतने कमरे दिए, इतनी चारदीवारी दी। यहाँ तो स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है, यहाँ तो स्कूलों में बिजली नहीं है और असातिज़ा भी कम है। ये क्या वजह है कि आप ये बंद करने क्यों पड़ रहे हैं? आप कहते हो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी 25% जो असातिज़ा की लीडर हैं वो काम ही नहीं करते। भाई किसने करवाना है काम इनसे? आप लेना जी इनसे काम। अगर वो जो नहीं काम करता, नहीं पढ़ाता, अगर किसको आपने, ये तमाम पार्टियों ने अपने अपने विंग्स बनाए हुए हैं। वो एजुकेशन हो, वो PI हो, वो रेलवे हो, इनकी यूनियंस हैं। आप उनकी सरपरस्ती करते हो। पहले तो आप पॉलिटिकल सरपरस्ती छोड़ो इनकी, इनको हाँ अपने मफादात के लिए, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियंस होती हैं, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो यूनियन अहदेदार है वो पढ़ाएगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहती है इस सूबे के लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है, तो उसको किसानों की तरह नहीं, उसको आप फैसिलिटेट करो, लोग आपको दुआएं देंगे, आपका साथ भी देंगे। होता हुआ नज़र आना चाहिए, लोगों को कुछ मिलना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? मेरा इलाज फ्री हो। लोग क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे को एजुकेशन मिले। लोग क्या कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। इसमें एक बात रखें, आप CCD बनाएं, आप पीरा बनाएं, आप पुलिस डिपार्टमेंट हर से काम लें, लेकिन आप एक मसावात पे काम करें, अदम मसावात ना हो। आप डिस्क्रिमिनेशन ना लोगों के साथ करें, पिक एंड चूज ना करें। आप कानून फिर अंधा वाकई होना चाहिए। अंधा इसलिए उसको कहा जाता है, उसके आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मेरा अपना और पराया सेम है। और वो तराजू क्यों हाथ में पकड़ाया हुआ आपने कि सब बराबर हैं। और आंखों पे पट्टी इसलिए, कानून को अंधा इसलिए कहा जाता है कि मेरा करीबी आएगा तो मैं उससे कोई मोहब्बत ना करूं, उसको भी वही सज़ा दूंगा जो मेरा अपना नहीं है। आप कर देना जी। आपने जिस दिन कर दिया, एक इश्तिहार ना लगाएं, कुछ ना करें, बल्ले बल्ले। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। यहाँ फैसलाबाद शहर में एक DC थे जिनका नाम था नसीम सादक। ये शहर उसकी पूजा करता है, आज भी उसका नाम लेता है। क्यों? उसने, एक बंदा था, उसने कहीं इश्तिहार नहीं लगाया, TV पे आके इंटरव्यू नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने काम करके दिखाया। आपके रोड खुले कर दिए, आपके स्लिप रोड्स बना दिए, आपका लारी अड्डा बना दिया, आपके शहर को उसने संवार दिया। एनक्रोचमेंट पार्क करने का भी जो इनिशिएटिव है उन्हीं ने लिया था। पैसे निकाली, वो AC सिटी से लेके डिप्टी कमिश्नर तक एक बंदे ने काम किया। आप ये 1 करोड़ आबादी का शहर है, आप किसी बंदे से पूछें मेरे अलावा जाके कि इस शहर में यहाँ 100 के करीब डिप्टी कमिश्नर आए होंगे, 50 आए होंगे, चलो 1906 से लेके अब तक। एक बंदा है जिसका हर बंदा नाम जानता है। और उसके बाद नूरुल अमीन मैंगल आया, उसने काम करके दिखाया। जो काम करता है उसको भाई याद रखते हैं, उसको इश्तिहारात की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। खुद इस रात ब्रेक की जाने जाते हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स पर ज़्यादा ख्याल करते रहो सिकंदर खान साहब। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में आपको एक बार से खुशामदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। जिस तरह से ओवरऑल कंडीशन बन रही है हमारे पंजाब की, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत किस जानिब फोकस कर रही है। और इस हवाले से हमारे साथ जो हमारे इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, उमर इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 112, आप एज ए बैरिस्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, तो सर से ये डिस्कशन करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ़ोकस क्या है और इस टाइम जो हालात हैं वो हुकूमती हालात भी डिस्कशन करेंगे, इसके साथ साथ जो अवामी हालात ये सोच रहे हैं, ये कहाँ तक सोच रहे हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक बहुत दोबारा
आपने मौका दिया थैंक यू प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले हम आगाज़ ये करते हैं, मुझे काइंडली बताइए जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं जो हमें देखने में भी आ रही है, इनिशिएटिव्स भी बेतहाशा जो अवामी रिलीफ के तौर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन जो कीमतें हैं उनमें कमी नहीं हो रही, इजाफा ही होता चला जा रहा है, इसकी क्या वजह है? उसके अंदर तो आप देखें कि मुझे ये नहीं अब स्पेसिफिकली नहीं पता आप किन कीमतों की बात कर रहे हैं। हम पेट्रोल से शुरू कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों से हम शुरू कर लेते हैं। जो जिस भी चीज़ की जो पैदावार है या जो चीज़ आपके मुल्क के अंदर से निकलती है उसकी कीमत पर तो कंट्रोल किया जा सकता है। पेट्रोलियम एक ऐसी मसनूआत है, मेरा ख्याल है कि जो हम और काफ़ी सारे मुल्क हम इंपोर्ट ही करते हैं और उसकी कीमत का बढ़ना बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी, हम भी उसे बढ़ाएंगे। सर ये इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जब ठीक है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल अगर महंगा होता है तो उसका एक इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड जाता है, हमने भी उसको फेस किया। जब पिछले साल रवां साल की बात कर लेते हैं, तब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हमने उसको बेयर किया, फिर बीच में कीमतें कम भी हुई, लेकिन उसका रिलीफ जो है ना वो आटे में नमक के दाने के बराबर आवाम को मिला। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बार बैक टू बैक पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इनमें इजाफा हुआ और हाई जंप हुआ है। मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि अराउंड कोई 13-14 रुपए के करीब अगर पेट्रोल बढ़ गया है तो तकरीबन इतना ही कोई 10-20 रुपए के करीब डीजल बढ़ गया है। तो ये तो बड़ा एक हैवी जो इजाफा है अगर देखा जाए तो आवाम के लिए तो 1 रुपया भी बड़ा मुश्किल है आजकल के दिनों में इजाफी देना। तो इतना बड़ा चेंज कैसे फेस कर पाएगी? जी आपकी बात बिल्कुल सराखों पर है और बिल्कुल ये गिला भी जायज़ है, मगर इसके अंदर देखना ये पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। आप एक आलमी जंग को अभी आपने अवॉइड किया है, आपके साथ ईरान है, वहाँ पे इज़राइल ईरान की एक प्रॉपर जंग हुई है, आपका जितना ये गल्फ़ है सारा उसके अंदर इन्वॉल्व था, उन्होंने बाद में उस पर अटैक किया, कतर पे अटैक किया, उसकी वजह से जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई का जो जब पूरी सप्लाई चेन आपकी होगी डिस्टर्ब तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आएगा। और ये इम्पैक्ट हमारा क्रिएटेड नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर वो रिलीफ आवाम को दिया जाए जो बनता है। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी ही गवर्नमेंट में हमें ही लोग बुरा भला कहें, जहाँ पे अब जिस तरह बिजली की कीमतों में था पहले था, हमने रिलीफ दिया था, अभी भी अगर इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा तो देंगे। अब तो ये आलमी आप कह लें कि वो कीमत बढ़ी है पर बैरल, तो उस तरीके से हमें बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज हमारा IMF के साथ एक कमिटमेंट है कि हम पास ऑन करेंगे डायरेक्ट, हम इसमें सब्सिडी नहीं देंगे क्योंकि वो IMF आपको रोकती है सब्सिडी देने से। ठीक है, तो बेसिकली उस प्रोग्राम में हम हैं, उसकी वजह से ये हमें बेयर करना पड़ रहा है, सिर्फ हमें नहीं सारे ये खित्ते के ममालिक को ये सब कुछ बेयर करना पड़ रहा है। अच्छा सर, ऑब्वियसली सारी बातों के साथ साथ एक मेजर जो अवामी इशू है वो ये है कि गुज़श्ता साल भी डिस्कशन हुई थी जो नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड वाली बात इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज में, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने एक सेट किया ओवरऑल एक तरीका का, उसमें जो 200, 300 या 400 के बीच में जो लोग स्टैंड करते थे उनके लिए जो जंप था वो बिजली के बिल का वो बहुत बड़ा था। इस साल भी ऐसी है, हालांकि एक्सपेक्ट किया गया था कि शायद इस साल उसमें कमी महसूस होगी और जो PM है हमारे, उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको अनाउंस किया था कि हम बिजली के रेट्स में रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इसमें तो सबसे पहले मैं हमेशा जब भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ हमेशा एक ही बात करता हूँ कि हम सब की क्या जिम्मेदारी है। हम सब की कम से कम ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि हम सच बोलें और कम से कम अपनी हुकूमत के साथ या अपने आप के साथ बोलें। हम एक ही घर में 4-4 मीटर लगवाए हैं, हम हर मीटर पे 200 चलाकर फिर उसको फिर उससे होता ये तो खांचा ढूंढा, ये तो एक जो है ना जुगाड़ ढूंढा लोगों ने। ठीक है सर, उससे अब मेरी गुजारिश ये उससे होता ये है कि जो वाकई ही ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाकई जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके वो न उस फार्मूले के तहत वो लोग सफ़र करते हैं और 3-3, 4-4 मीटर हम लोगों ने लगाए। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम मीटर उतारेंगे, एक प्रॉपर्टी पे 1 मीटर होना चाहिए और अगर कोई 2 पोर्शन है तो उसमें 2 होना चाहिए, तो लोग आप ये सिर्फ एक तजवीज़ थी और उस खबर की बुनियाद पर लोगों ने यहाँ पे शटर डाउन और चीज़ों की हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। तो इस तरह तो नहीं फिर चल सकता मुल्क कि हम उस क्लास को प्रोटेक्ट करने लगें और हम उसमें सब्सिडी भी दें और देते ही चले जाएं और लोग हैं कि वो अपनी हुकूमत के साथ ही चीट कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो जंप है इसकी वजह बेसिक बुनियाद ही है। अच्छा सर, लेकिन वो तो बड़े गिने चुने लोग हैं। चलें हम टोटल आबादी का या टोटल पंजाब की आबादी का हम 10% ले लेते हैं कि जिनका असर रसूख था, जिन्होंने चलें 2 मीटर लगवा लिए, 3 भी लगवा लिए, और जब ये प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड की सूरत थी, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने कि उन्होंने जहाँ पर 198, 195 हुए तो दस्ती 1 मीटर बंद और दूसरा मीटर चालू, ये तो जुगाड़ था। लेकिन अब आप देखें आपकी 90% या उससे अबव की आवाम तो वही है
जो बेचारे आम कारोबार करने वाले या आम काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये जंप, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल रहा है। पिछले साल भी आपने देखा है, अमवात भी हुई, झगड़े भी हुए, बड़ा कुछ हमने देखा भी कि कैसे लोगों ने अपनी जानें भी दी। तो अल्लाह ना करे कि इस साल भी ऐसा कुछ देखने को मिले। नहीं सर, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ देखने को मिले, मगर इसके अंदर फिर मैं वही आपको बात कहूँगा कि आपने बहुत ही सादगी से कह दिया कि बहुत कम लोग हैं ऐसे। यकीन कीजिए कि अब हम खुद इस गुनाह में शामिल हैं, हम खुद ये मीटर लगवा, क्योंकि हल्के के लोगों की डिमांड है। वो कहते हैं कि जी हमने आपको वोट दिया, हमारे घर में एक और मीटर लगवा दें, ये कर दें। हम सब बतौर कौम इसमें मुलव्वस हैं और हमें ये मीटर उतारने चाहिए ताकि जिन लोगों का असल में हक है उनको मिले। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हाइक की, वो अभी ये जो इन्होंने नया टैरिफ की रीस्केजुलिंग जो भी की है उसके अंदर वो किया और उस चीज़ का इदराक है, उसके ऊपर बात भी की है, मेंबरान ने बात की है, पीएम साहब तक गई है। और हमने अपनी जो इलेक्ट्रिक जो हमारी ये सप्लाई कंपनीज़ हैं, जो हमारी डिस्कोज़ हैं, इन तक भी हमने बात की है कि आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। ठीक है, अगर किसी ने एक जगह पे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। हम अपनी आप कह लें कि इनकम्पिटेंस जो है, या आप कह लें कि अवाम के आगे हम जो हमारी बेबसी अगर कह लें कि उसका उन लोगों पर तो बोझ नहीं डालना चाहिए जिन लोगों को का हक बनता है कि उनको रिलीफ दिया जाए। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, मगर मेरा फिर साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा हमारा भी कुछ बनता है। एक ही घर में 2-2, 3-3 मीटर लगाए हुए हैं और हम उसको हम इस मामले में सर आपका ताजर तबका जितना है वो तो आने वाले दिनों में शटर डाउन और हड़ताल की बात कर रहा है और वो प्रोटेस्ट की बात कर रहा है। इसको कहाँ देखते हैं आप? सर वो तो देखें, वो भाई हैं हमारे, तो जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो टेबल पे रखेंगे, हम उनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये मामला एमिकेबली हम ये रिजॉल्व करेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे ही वो भाई जो इस इकॉनमी के अंदर हिस्सा डालते हैं, जो इस मुल्क का पहिया चलाते हैं, हम उनको अपने खिलाफ कर लें और वो सड़कों पे आए? क्यों आएंगे? हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जहाँ पे कोई रिलैक्सेशन है वो देंगे। Absolutely. मगर ऐसा भी नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाई जाएँ और गवर्नमेंट को कुछ भी ना दें। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके एंड से रेज ज़रूर होता है, लेकिन इन दी एंड इसमें अवामी रिलीफ कहाँ पर स्टैंड करता है, दैट इज़ द मेन पार्ट। अगर ताजर बरादरी भी खुद को रिप्रेजेंट करती है अवामी तौर पर, तो फिर उनकी बात अगर तो अवामी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने मफाद की बात करते तो फिर उसका जवाब आपके एंड से क्या हो? सर होता ये है कि कुछ डिमांड्स तो वाकई जेन्युइन होती हैं और जो जब भी जेन्युइन डिमांड आती है हम उसे एड्रेस करते हैं। कुछ डिमांड ऐसी होती हैं जिसमें वो अपने लिए रिलीफ चाहते हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े, और अगर हमें टैक्स देना पड़ेगा तो हम वो डालेंगे कंज्यूमर पे। उसका लिए एक न्याय इदारा है, वो बन गया है PERA, पीरा, तो वो इनको पीरों की तरह ठीक कर देंगे। ठीक हो गया, ब्रेक की जानिब जाते हैं और पीरा पर, इसकी परफॉर्मेंस पर और इनके टारगेट्स पर क्योंकि सर ने बात की है तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता होना चाहिए कि पीरा एक ऐसा इदारा पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर स्पेशली जो मुतारफ़ किया गया है, उसका क्या काम होगा और वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी करेगा, इस पर बात करते हैं सर से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। खौदर वापस आ चुके हैं और उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हुकूमती मामलात हैं और हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक अवामी हैं या किस हद तक आम आवाम की फेवर में है या नहीं है, इस पर डिस्कशन जारी है। अच्छा सर, अभी हमने पिछले हिस्से में बात की, पीरा जो एक नई स्क्वाड बनाई गई है, एक नया डिपार्टमेंट स्टैंड किया गया है, काइंडली थोड़ी सी तफसील दीजिए कि ये पीरा बेसिकली करेगा क्या? सर बेसिकली ये इन्फोर्समेंट करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इन्फोर्समेंट करेगा। इसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट भी आती है, इसमें कीमतों का भी है, जहाँ कीमत ज़्यादा ली जा रही है उसको भी इन्फोर्स करेगा। तो जिस किस्म की भी इर्रेगुलरिटीज़ हो रही हैं उसके लिए एक अलग इदारा बना दिया। होता ये है कि जिस तरह हमारे DC साहिबान है, AC साहिबान है, उनके पास अपने रेवेन्यू के मैटर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, और वही निकल के फिर शादी हॉल्स पे भी वो कर रहे हैं चलान, वही निकल के इंक्रोचमेंट भी देख रहे हैं। तो एक इदारा अलग कर दिया है कि वो अथॉरिटी है जो लाइसेंसिंग करेगी, जो उनके रेवेन्यू के मामला देखेगी, बाकी चीज़ें। और इसकी सुपरविजन कौन करेगा? सर इसकी सुपरविजन तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे हमारे जो भी DC या कमिश्नर साहब तैनात होंगे वो होंगे, और ऊपर इनका वो सेक्रेटरी साहब इनकी प्रॉपर सेक्रेटरीट होगी, वो तो ऑब्वियसली उसी तरह ही चलेगा। अच्छा सर, कॉर्पोरेशन का तो बेसिक काम देखें, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना बेसिक कॉर्पोरेशन का काम है, और मेरे ख्याल से फैसलाबाद में गुज़श्ता अगर हम इसी ये जो अगर 24 से 25 तक की बात करें तो बड़ा कॉर्पोरेशन ने काम किया और 8 बाज़ारों को लेके बाकी शहर को लेके काफ़ी हद तक काम किया, जो कि हमने दिखाया भी, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया और लोगों ने इस इनिशिएटिव पे बड़ा पॉजिटिव अपना रिस्पॉन्स दिया है
है कि पंजाब हुकूमत ने ये बहुत अच्छा काम किया, शहर के अंदर बहुत इंक्रोचमेंट भर चुकी हुई थी। तो अगर पीरा स्क्वाड ने भी अगर इंक्रोचमेंट का काम किया तो कारपोरेशन वाले सर क्या करेंगे? मैंने फिर आपको बताया, आपने पूरे जुमले में से एक बात पकड़ी। ये सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं है, इंक्रोचमेंट है, प्राइसिंग है, फिर जिस भी किस्म की जब जिस तरह शादी हॉल है रात 10 बजे के बाद सुपरविजन मेन डिपार्टमेंट ही करेंगे सर। नहीं, सुपरविजन नहीं है। अब देखें, एक चीज़ है, अगर किसी ने इंक्रोच की है उसका रिकॉर्ड मैंने लेना है उस अथॉरिटी से जो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करती है, और उसके बाद मैंने उसको इन्फोर्स करना। जब वही इदारा, अब ये इंक्रोचमेंट होती ही ना अगर हमारे इन इदारों के लोग वो इंक्रोचमेंट कराते हैं ना, ओके, तो दो इदारे बना दिए हैं। एक इदारा है वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे हुए, तो दो इदारे अलग अलग काम करेंगे, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और एक दूसरे पर नजर रहेगी और बिल्कुल बेहतरीन रहेगा काम। चलें सर, होप फॉर द बेस्ट। हम भी यही चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें शहर की हों, वो सूबाई सतह पर हों, अवामी सतह पर हों, वो बेहतर होनी चाहिए। सर, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया और तकरीबन 80 के करीब, 80 के करीब फैसलाबाद के अंदर हैं और तकरीबन 1700 के करीब मुल्क भर में, ठीक है, जो कि स्टोर्स बंद किए गए हैं। अब आप देखें, इन स्टोर्स के अंदर काम करने वाले लोग भी थे जो डेली वेजेस पे भी थे, ठीक है, और जो मुस्तकिल मुलाजमीन भी थे। इन लोगों को आगे का क्या करना, या इन लोगों के लिए आगे रोज़गार क्या बनेगा, इस बारे में नहीं सोचा गया, फौरी तौर पर शटर डाउन कर दिए गए। तो ये लोग जो अभी बेरोज़गार होकर देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इनके लिए कुछ पंजाब गवर्नमेंट सोचेगी, क्या ऐसा कुछ उनके लिए सोचा जा रहा है या उनको अभी छोड़ दिया गया कि अभी करेंगे इनके बारे में? सर, फर्स्ट एंड फर्स्ट पहली तो बात यह है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही नहीं आते, ये फेडरल मामला है। और जहाँ तक बात है इनके एम्प्लॉयज़ की, जो इनके मुस्तकिल मुलाजमीन थे उनको कुछ डिफरेंट जो है महकमों में वहाँ पे एडजस्ट करने की मनसूबाबंदी की गई है। उनकी लिस्टें वहाँ और अदारों में भेजी गई हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी उनको मैक्सिमम उन लोगों को उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो इनकी जो एसोसिएशन थी उनसे ही मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब ने यही बात की थी, और ये फेडरल मामला है और मैं समझता हूँ कि ये एक सफ़ेद हाथी था और इसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। ये कोई भी यूटिलिटी स्टोर, 99% जितने यूटिलिटी स्टोर सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में बने हुए थे, और वो जो भी वहाँ पे, अब मैं कहना नहीं चाहता, जो कुछ अफसरान थे, कुछ उन्हीं के कोई रिश्तेदार है, उन्हीं के जानने वाले, उन्हीं की प्रॉपर्टियों के अंदर वो किराए पे थे, चीज़ मिलती कोई नहीं थी। चीज़ बेहतर करनी थी। देखिए, मैं कहता हूँ अगर जो वर्किंग जितने लोग थे अगर वो ख़राब थे तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए था, उनकी जगह नए लोग तैनात करने चाहिए थे, कि ना कि वो सहूलत जो आवाम के लिए रखी गई थी उसे ख़त्म कर देना था। सर, बेसिकली पूरी दुनिया में जो हो रहा है ना वो है जिसका काम उसको साजे। हम एज अ गवर्नमेंट, हम दुकानदारी भी हमने करनी है, हर चीज़ हमारा काम है एक साजगार माहौल देना, और लेट द पीपल डू देयर जॉब। जो कारोबारी बंदा है उसको, उसके लिए हम कारोबार का माहौल साजगार करें, वो लोगों को चीज़ अच्छी दें, हम उसकी प्राइसिंग, ये जिस तरह ये पीरा एक इदारा है, हम उसको कंट्रोल करें, उसको रेगुलेट करें, ताकि वो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, वो ओवर प्राइसिंग ना करे, बजाय इसके कि हम एक अपनी एक अलग से दुकान खोल कर बैठ जाएँ, जिसके अंदर हो ये रहा है कि एक प्राइवेट दुकान वाला आता है, वही वो 100-200 बोरी अलग अलग नामों पे ले जाता है, हुकूमत से वो सब्सिडी जाके वो अपनी दुकान पे बेच रहा है। तो सर मैकेनिज्म ठीक करना चाहिए था सर, लोगों तक पहुंच नहीं रहा। मैकेनिज्म को तो बेहतर किया जा सकता है सर। मैकेनिज्म यही ना कि जो दुनिया की प्रैक्टिसेस हैं आपने वो फॉलो करनी होती है। तो दुनिया की प्रैक्टिस यही है कि प्राइवेटाइजेशन, दुनिया ने ऐसे ही सीखा है। सब एयरलाइंस घिसना PIA इंडियन एयर इंडिया की ना प्राइवेटाइज, हम क्यों नहीं करेंगे PIA प्राइवेटाइज? सर 75-76 साल से तो देखें, अगर हम बात करें तो हमारा माहौल बाकी दुनिया वाला नहीं था। अगर हम कंपेयर करें बाकी दुनिया, तो बाकी दुनिया में फिर देखें, अगर जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो आवाम को सहूलत देती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट वो टैक्स भी लेती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर आप देखें वो सहूलतें मुहैया भी करती है। अब यहाँ पर अगर हम सेहत कार्ड की बात कर लें, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ था, MRI है या कोई भी दिल के मामला हैं, तो उस मामले में काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल जाता था, सेहत कार्ड से लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल जाती थी। अब सेहत कार्ड को भी बंद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर, तो वो लोग जिनका जो नहीं कमा पाते थे, या जो एजड थे, या जो माजूर थे, उनके लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला, और वो ख़रीदने पर आ गया। अब कोई किसी की सकत है, किसी की सकत नहीं है। तो ये जो एकदम से एक चेंज है जो कि पंजाब गवर्नमेंट लाना चाह रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जो ग्रेजुअली चीज़ें की जाएँ तब शायद लोगों को भी समझ में आती है और लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। एकदम से जो चेंज है वो लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं, उसके लिए तो आप देखें हर जगह लिखा हुआ है कि अब
हमारे जितने ये जो से DHQs हैं उनके अंदर दवाइयाँ फ्री हैं। अगर आपको कोई बंदा नहीं दे रहा, आप वहाँ नंबर लिखे आप उस पर शिकायत करें। हमें वो उसके अंदर सेहत कार्ड की क्या ज़रूरत है? सेहत कार्ड में हो ही रहा था, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे, वहाँ से सब कुछ उसकी बोगस एंट्रीज़ हो रही हैं, उसके बोगस इलाज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बेनिफिट होता होगा मगर बहुत कम परसेंट, लीकेज बहुत ज़्यादा थी। उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट फेज़ में जौन से ये हमारे BHQs हैं उनको हम कर रहे हैं प्राइवेटाइज, और जो यंग जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें अप्लाई कर रहे हैं और वो उनको ले रहे हैं। हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम उनको पर पेशेंट पेमेंट करेंगे और वो सर्विस देंगे। नहीं सर्विस करेंगे तो हम उनसे वापस लेके किसी और को देंगे। तो सर इसके अगेंस्ट में क्या आने वाले दिनों में कोई प्लान है पंजाब हुकूमत का कि वो अपने एंड से कुछ ऐसा कोई ऐसा कार्ड जो हेल्थ कार्ड एटलीस्ट इशू किया जाए कि जो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं सर्वाइव कर सकते या जिनके पास सख्त नीयत नहीं, एटलीस्ट हुकूमत उनके लिए कोई रिलीफ का कोई बंदोबस्त तो करे एटलीस्ट। सर हुकूमत तो अपने हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री इलाज कर रही है उन लोगों का, उन मेडिसिन भी दे रही है। क्यों ना हम अपने इदारों को बेहतर करें, बजाय इसके कि हम लोगों को पुश करेंगे वो एक जाएं प्राइवेट इदारे के अंदर और वहाँ से जाके वो इलाज भी करवाएं और फिर उसमें बोगस एंट्रीज और बाकी सारी चीज़ें। सर अगर अद्वियात नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे जो इदारे गवर्नमेंट ने सेट किए हैं या जो हॉस्पिटल सेट किए हैं, अगर वहाँ पर अद्वियात नहीं मिलती या शॉर्टेज होती है तो क्या उसके ऊपर अगर कोई आम आदमी उठकर शिकायत करना चाहे तो उसकी वो सुनवाई है? सर हेल्पलाइंस हैं जगह जगह, आप कॉल करें तो वो क्यों नहीं उस शिकायत के ऊपर हर वक्त हर जगह एक्शन लिया जाता है। मरियम साहिबा खुद 2-4 जगह गई हैं, अभी वहाँ पाकपतन एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने वहाँ से मौके में फिर से उसको MS को अरेस्ट करवाया और कुछ लोगों का है 4 छोड़े। मिनिस्टर साहब हैं, मैंने उनको देखा है वो जगह जगह पहुँचते हैं और करते हैं। अभी वो आए थे जड़ावाला, वो मैंने देखा वो गए जड़ावाला, वहाँ पे उनको पता चला कि 6 महीने से एक मशीन ही बंद पड़ी है, मेरे ख्याल से गालबन MRI मशीन थी और उन्होंने किसी को लिखा ही नहीं। तो हमारे लोग तो हर जगह फील्ड में जाकर पहुँच कर उन चीज़ों को देख कर जो होती हैं हदायत तो वो हम देते हैं। ठीक हो गया सर। इन दी एंड रिप्रेजेंट करते हैं आप आज के हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से, जैसे महंगाई बढ़ रही है और जो शय खुर्दोनोश हैं वो भी बढ़ रही हैं, जो इनकम है लोगों की वो स्टिल वहीं की वहीं है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। ये भी ज़रा बताइए कि जिन लोगों को 37,000 जैसे कि इदारों को ये तंबीह की गई है कि कम से कम उजरत 37,000 होनी चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा उसके अगेंस्ट में हुकूमत का क्या इनिशिएटिव या क्या उस पर रद्द अमल है, ये भी बताइए प्लीज़। सर उसके ऊपर तो ये है कि बिल्कुल हम इस चीज़ से इनकारी नहीं, मैं बिल्कुल आपको हम मानते हैं कि कुछ प्राइवेट इदारों में, बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट इदारों में नहीं दी जा रही और लोग शिकायत भी इसलिए नहीं करते कि अगर हम शिकायत करेंगे तो शायद नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। और इनकम का और ख़र्चे का बिल्कुल एक फ़र्क है और वो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़र्क रहता है और हुकूमत का काम यह है कि इस फ़र्क को कम करना और लोगों को मैक्सिमम जो रिलीफ है वो देना। तो उसके अंदर ये है कि एक रीसेंट एक छोटा सा वाक़या है कि हमारे मिनिस्टर साहब हैं फैसल खोखर साहब, वो एक जगह गए हैं और उन्होंने वहाँ वर्कर से पूछा आपको कितनी सैलरी मिलती है, उन्होंने बताया मुझे सैलरी कम मिलती है। तो उन्होंने उस जगह को सील भी किया और मेक श्योर किया कि उनके बाकी भी वो है जितने एम्प्लॉयज़ उनको वो सैलरी मिले। तो किसी बंदे को तो सामने आना पड़ेगा, किसी को कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा। आप खड़े हैं यहाँ पे, जी जी, फैसलाबाद को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फैसलाबाद की आवाम बहुत मुंतज़िर भी है कि कोई इनके लिए स्टैंड भी ले, इनकी मुश्किलात में इनके साथ भी खड़ा हो। तो आप या जैसे हमारी हुकूमत के बाकी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अगर आवाम को कोई मसला होता है तो कि आम आदमी की जो रसाई है उसको मुमकिन बनाया जा सकता है? सर हम तक तो रसाई लोगों की मैं कहता हूँ कि हमारे अपने बच्चों से भी ज़्यादा है कि हमारे दरवाजे तो खुले, हम सियासी लोग हैं, हमारे डेरे खुले होते हैं, वो आते हैं अपना दुख दर्द हमें बताते हैं। हम भी जिस हद तक अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत या हमें वो दी है, हम उसको उन लोगों के लिए करते हैं कोशिश और अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो जी हम तो हाज़िर हैं और इंशाल्लाह हाज़िर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़े की डिस्कशन रही उमर साहब के साथ और आज के प्रोग्राम खत्म करते खबरदार ज़रात। ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में हमने जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो एक मसाइल दरपेश हैं आवाम को, वो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए। फैसलाबाद के रेलेवेंट जो हमारी शख्सियात हैं, जो क्रेडिबल शख्सियात हैं, उनसे मुलाकात की और ये बात उन तक पहुंचाई है कि ये आवाम की बातें हैं, ये आवाम के मसाइल हैं, ये इन मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसातत से इन सरबराहान के थ्रू ये बात हमारी सरकार तक भी पहुंचेगी और आने वाले वक्त में बेहतर हालात हमारी आवाम को देखने को मिलेंगे। इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। वो क्या कहते हैं कि पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रखना। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।